ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को यूज ऑफ हाउ मेनी, हाउ मच, देयर और इट का प्रयोग समझाया जाएगा कि कैसे यूज ऑफ हाउ मच, हाउ मेनी और देयर का यूज आप करते हैं और कैसे जो है इसको आपको समझते हैं। सबसे पहले अगर आपको इसको समझना है तो इसके अनुवाद करने के नियम आपको समझने पड़ेंगे कि अनुवाद करने के नियम क्या होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं आप अनुवाद के नियम, मतलब जब आप इसका ट्रांसलेशन करते हैं हाउ मेनी, हाउ मच का, तो कौन सा नियम आप फॉलो करेंगे, कैसे इसका अनुवाद करेंगे तो ये सही हो जाएगा, ये आपको जो है इसमें समझाया जाएगा। अब देखिए सबसे पहले दिया है आप अनुवाद करने के नियम में सबसे फर्स्ट रूल है, यहाँ लिख सकते हैं आप रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट में आप क्या समझेंगे, देखिए लिखा है इसमें कि तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, इस वाक्य की अंग्रेजी दो प्रकार से बनाई जाती है। मतलब लिख रहा है कि तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, अगर इसकी आपको इंग्लिश बनानी है तो बनाएंगे दो तरीके से आप बनाएंगे कि तुम्हारे पास जो है वो कितने रुपए हैं और कितने पैसे हैं, इसकी अंग्रेजी आप दो तरीके से क्या करते हैं, बनाते हैं। इस वाक्य में दो तरीके से प्रकार से बनाई जाती है। पहला है हाउ मेनी रुपीज हैव यू, इसका ये हाउ मेनी रुपी हैव यू, ये हो गया। अब जानते हैं ये जो है कैसा सेंटेंस है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है। तो लिख रहा है कि हाउ मेनी रुपी हैव यू, आप तुमने कितने पैसे, तुम कितने पैसे रखते हो या आप कितने पैसे रखते हैं। अब रुपी का क्या है, रुपी को हाउ मेनी के माध्यम से आप रुपी क्या कर रहे हैं, ये संख्या बता ले रहे हैं कि उस जो पैसा रखता है, रुपी रखता है, वो कितना रखता है। तो इसमें हाउ मेनी जो है वो क्या हो जाएगा, इसकी संख्या बता देगा, इसका जो है संख्या के बारे में आपको बता देगा क्या कि वो कितना रुपया रखता है। इसमें है लिखा है, इसमें इस विधि में जो है हैव यू है, इसका क्या बोलेगा, इस हाउ मेनी जो है हैव को कर्ता के पहले लिखा जाता है। मतलब जो है कर्ता के पहले क्या किया जाता है, हैव को लिखा जाता है। तो हैव क्या हो जाएगा, इसमें यू जो है क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। और इसके पहले किसका प्रयोग किया है, हैव का प्रयोग किया है। उसका हिंदी जब बनाया आपने तो लिखा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तुम कितने पास कितने रुपए रखते हो। अगला देखिए दिया है कि एक और इसी का एक सेंटेंस है। तो फर्स्ट सेंटेंस समझा, और रुपी की मात्रा आपको क्या करें, रुपी जो है आप गिन रहे हैं और कैसे गिन रहे हैं, कोई पूछे रुपी कैसे गिनना, तो आप क्या कहेंगे, हाउ मेनी के माध्यम से। अब दूसरा एक एग्जांपल है, लिखा है हाउ मेनी, यहां लिख सकते हैं आप। सेकंड एग्जांपल है, लिखा है हाउ मेनी रुपी डू यू हैव, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आप। अब इसका देखिए हिंदी बनाएंगे तो हाउ मेनी रुपी डू यू हैव। अब इसका इंग्लिश में क्या होगा, द्वितीय विधि में भी डू को कर्ता से पहले लिखा गया है। अब डू क्या है, यहाँ डू है और यू क्या है, इसमें कर्ता है। इसके पहले किसका प्रयोग किया गया है, डू का प्रयोग किया गया है रखने के लिए, और यू के पश्चात हैव का प्रयोग किया गया है। और यू के बाद जो है वो यू के बाद क्या किया जा रहा है, हैव का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब जो यहाँ हैव है ये जो कर्ता है इसमें, और कर्ता के पहले किसका प्रयोग कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब का, डू का। और हाउ मेनी के माध्यम से आप क्या कर ले रहे हैं कि जो रुपी है, रुपी को क्या करते हैं, गिन ले रहे हैं कि उसके पास वो कितना पैसा रखता है। तो रखने के लिए जो है गिनने के लिए पैसे का किसका प्रयोग करते हैं आप, हाउ मेनी का प्रयोग करके पैसे क्या करेंगे आप, गिन लेंगे और उसकी जो है उसको आप गिन लेंगे। लिखा है जो फर्स्ट सेंटेंस हमने बनाया था उसमें हैव क्या थी, वो मुख्य क्रिया थी, जबकि दूसरे सेंटेंस में सहायक क्रिया क्या है, डू है। पहले में क्या थी, हैव थी, और दूसरे में क्या है, डू मतलब क्या होता है, मतलब हाउ मेनी रुपी डू यू हैव, आप कितने रुपए रखते हैं। और रखने के लिए यहाँ पर क्या डू का प्रयोग किसके लिए कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर जो है वो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब की तरफ प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, सेंटेंस का आप निर्माण कर ले रहे हैं। ये रूल फर्स्ट है। अब अगला रूल है, रूल फर्स्ट समझा आपने। सेकेंड रूल है, सेकेंड रूल दिया है रूल सेकेंड, यहां से लिख लीजिए रूल सेकेंड। अब क्या दिया है रूल सेकेंड में, लिखा है हाउ मेनी से संख्या प्रकट होती है। मतलब आप लिख सकते हैं हाउ मेनी से क्या प्रकट होगी, संख्या या नंबर। हाउ मेनी से आप किसको प्रकट करते हैं, संख्या या नंबर को प्रकट करते हैं। और हाउ मच से मात्रा का ज्ञान होता है। और हाउ मच से किसका ज्ञान होता है, हाउ मच से जो है वो किसका ज्ञान होता है, आप लिख सकते हैं क्वांटिटी लिख सकते हैं, QUANTITY,
मतलब एक चीज आप स्पष्ट समझ गए कि अगर आपको नंबर्स के बारे में जानना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे आप, हाउ मेनी का। और अगर आपको क्वांटिटी जाननी है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे आप, हाउ मच का। मतलब हाउ मच से आप क्वांटिटी बता लेंगे और हाउ मेनी से आप जो है वो क्या कर लेंगे, नंबर्स बता लेंगे। अब जैसे अगर आपको समझना है कि हाउ मेनी का प्रयोग जो है आप कैसे और कैसे कर सकते हैं, तो यहां आप जो है एग्जाम्पल समझेंगे इसी का। एग्जाम्पल अगर आप समझेंगे नंबर्स के माध्यम से, अगर आपको जानना रहेगा तो लिखेंगे हाउ मेनी डोर्स यहां से आर देयर इन द शॉप, इस तरह लिखेंगे। हाउ मेनी डोर्स आर देयर इन द शॉप लिखेंगे, इसका मतलब समझेंगे कि दरवाजे में, दुकान में कितने दरवाजे हैं। जब इसका हिंदी बनाएंगे आप कहेंगे दुकान में कितने दरवाजे हैं। और अगर दरवाजे का मतलब क्या कर रहे हैं, आप गिन रहे हैं, दरवाजों क्या कर रहे हैं आप, गिनती कर रहे हैं, उसकी गिन रहे हैं, उसके लिए किसका प्रयोग किया है यहाँ पर, हाउ मेनी का। और डोर्स के माध्यम से क्या कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं। और एक चीज और दूसरी चीज यहाँ पर यस का प्रयोग किया गया है। मतलब एक चीज स्पष्ट हो गई कि यस का प्रयोग है तो दरवाजों की संख्या क्या है, एक से अधिक है। तो इसलिए जो है हाउ मेनी का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं जो है उन दरवाजों को गिनने के लिए, उसकी गिनती को, नंबर को प्रकट करने के लिए। एक हाउ मच का प्रयोग भी मैं आप लिखा है। हाउ मच का प्रयोग जो है क्वांटिटी बताने के लिए करते हैं, मात्रा के लिए करते हैं। जैसे एक सेंटेंस आप बनाएंगे हाउ मच का, तो एक सेंटेंस आप बनाइए, यहां आप एग्जांपल लिखिए हाउ मच वाला, लिखेंगे हाउ मच मिल्क डज, हाउ मच मिल्क डज योर ब्रदर नीड नाउ। यहां क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिए, लिखे अब तुम्हारे भाई को कितने दूध की आवश्यकता है। जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे अब तुम्हारे भाई को कितने दूध की आवश्यकता है। ये सब सेंटेंस एक में यहाँ क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करें, कितने दूध की आवश्यकता है, मतलब कितने दूध की मतलब क्या है, मिल्क की क्या है, आप जो है वो मात्रा बता रहे हैं कि मतलब मिल्क जो आपको चाहिए वो कितना चाहिए, उसकी मात्रा क्या होगी। उसके लिए आप किसका प्रयोग कर रहे हैं, हाउ मेनी का। तो मतलब एक चीज स्पष्ट हो गई कि जब आपको किसी लोगों को गिनना है, किसी व्यक्तियों को गिनना है, किसी दोस्त को, किसी लोगों को गिनना है, तो उसके लिए आप इसका प्रयोग करते हैं हाउ मेनी का। लेकिन जब हम मात्रा किसी की बताने रहे कि मात्रा कितनी होती है, क्वांटिटी कितनी है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, हाउ मच का। यहाँ पर मिल्क लगा के जो है क्या कर रहे हैं आप, जो है मिल्क की हाउ मच लगा के क्या कर रहे हैं, मात्रा बता ले रहे हैं। ठीक है, ये क्वांटिटी हो जाएगा। अगला देखिए दिया है, अगला देखिए दिया इसी नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया है, लिखा है हाउ मेनी के साथ कभी कभी देयर का प्रयोग भी होता है। मतलब हाउ मेनी आता है, उसके साथ कभी कभी क्या करते हैं आप, देयर का प्रयोग भी करते हैं। यह उस समय होता है जब वाक्य में वर्ब टू बी के साथ इज, एम, आर, वाज, वेयर प्रयोग मुख्य क्रिया की तरह हुआ है। मतलब जब मुख्य क्रिया का प्रयोग इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग मुख्य क्रिया के अंतर्गत या मुख्य क्रिया के जैसे करते हैं, तो उसके लिए देयर का प्रयोग क्या करते हैं हम, जो हाउ मेनी के साथ कभी कभी क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस बनाया है, एग्जाम्पल आप समझिए, एक सेंटेंस बना, लिखा हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक। यहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जब इसका हिंदी बनाएंगे आप तो इसका हिंदी क्या होगा, लिखेंगे आप कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। अब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो कभी कभी देर का प्रयोग होता है, या उस वाक्य होता है जब वाक्य वर्ब की टू में इज, एम, आर रखा। यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ है कि नहीं, आर का प्रयोग हुआ है, और इसलिए आप किसका प्रयोग कर रहे हैं, देर का प्रयोग कर रहे हैं। और हाउ मेनी के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं।
हाउ मेनी का मैंने प्रयोग होता है कि जब किसी को गिनती करना रहे, किसी को गिनना रहे, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाउ मेनी का। तो हाउ मेनी का प्रयोग करके आप संख्याओं को, जो दिन है, दिनों को क्या कर रहे हैं? आप गिन रहे हैं कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो डेज के माध्यम से यहाँ पर हाउ मेनी करके आप क्या कर रहे हैं? उसकी गिनती पता कर ले रहे हैं कि एक सप्ताह में जो है वो कितने दिन होते हैं। अतः ये जो हाउ मेनी का प्रयोग कैसे हुआ है? यहाँ पर गिनती के लिए हुआ। और देर का प्रयोग जो है उस वाक्य में इज एमआर के हिसाब से, तो देर का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? आर का प्रयोग आप जान रहे हैं कि जब चीजें जो है बहुवचन में होती हैं, एक बहुवचन में होती है, तो उसके साथ आप किसका प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर डेज क्या है? ये जो है डेज जो है क्या आ जाएगा? यहाँ पे बहुवचन में है कि नहीं? डेज बहुवचन में है, इसलिए आप किसका प्रयोग कर रहे हैं? आर का प्रयोग करके चीजों को स्पष्ट लिख ले रहे हैं। और अगर मान लीजिए अगर इसका उत्तर देना रहे तो हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक, तो इसका उत्तर भी आप देयर से देंगे, कहेंगे देयर आर 7 डेज इन ए वीक। जब इसका हिंदी आप इसका उत्तर अगर देना रहे आपको कि हाउ मेनी डेज इन ए वीक, तो उसका उत्तर मान लीजिए आपको आंसर देना है, तो कहेंगे देयर आर 7 डेज इन ए वीक। मतलब ये आपको क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक, और जब इसका लिखा है कि जब इसका उत्तर आपको देना है तो उसके साथ भी क्या करेंगे? आप देयर का प्रयोग करेंगे कि देयर आर 7 डेज इन ए वीक। एक हफ्ता में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ये 7 दिन का प्रयोग करके क्या करें? सेंटेंस का आप निर्माण कर लेंगे, वीक का निर्माण कर लेंगे। देयर आर 7 डेज इन ए वीक, एक हफ्ता में। इसका हिंदी बनाएंगे एक हफ्ता में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, इसका हिंदी हो जाएगा। देयर के साथ प्रयोग क्या उसका उत्तर दे रहा है। अगला है, नेक्स्ट है देखिए दिया है, लिखा है जब प्रश्न टू बी के रूप में बनाए जाते हैं तो प्रश्न में देयर का प्रयोग होता है। प्रश्न और उनके उत्तर में देर का अर्थ वहां नहीं होता है। सत्य तो वह है कि ऐसे वाक्यों में देर का अर्थ कुछ भी नहीं होता है। मतलब जब देर का प्रयोग करते हैं तो वहां पर जो ऐसे वाक्यों में जो है वहां देर का मतलब तो वहां होता है, लेकिन जब ऐसे सेंटेंसों में देर का यूज करेंगे तो इसका देर का मतलब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। उत्तर सब्जेक्ट देर सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है। देर का प्रयोग कैसे करते हैं आप? जो है वो सब्जेक्ट की तरह या सब्जेक्ट की तरह से उसका यूज जो है वो आप करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, आप फिर लिख लीजिए, There are 10 girls. There are 10 girls in my class. There are 10 girls in my class. अब सब्जेक्ट की तरह कैसे हो रहा है? आप जानते हैं सब्जेक्ट का प्रयोग सबसे पहले होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो वही कह रहा है कि ऐसे वाक्यों में जो है देयर का प्रयोग का मतलब या उसकी मीनिंग कुछ नहीं होती है, लेकिन उसका प्रयोग आप कैसे करते हैं? सब्जेक्ट की तरह। तो यहाँ पर देयर क्या है? सब्जेक्ट है। देयर आर 10, यहाँ 10 हो जाएगा। देयर आर 10 गर्ल्स इन माई क्लास। मेरे कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? 10 लड़कियां हैं। तो गर्ल्स के साथ आप जानते हैं कि गर्ल्स जब दे जाते हैं तो मतलब ये बहुवचन हो गया। इसके साथ आप किसका प्रयोग कर रहे हैं? आर का प्रयोग करते हैं। मतलब वो बहुवचन के जैसे उसका प्रयोग करके क्या कर रहे हैं? सेंटेंस का आप जो है वो निर्माण कर लेते हैं। वहां पर देयर का अर्थ वहां नहीं होता है, और यहाँ पर ऐसे सेंटेंसों में देयर का अर्थ जो है आप वहां नहीं कहेंगे, केवल आप कहेंगे देयर आर 10 गर्ल्स इन माई क्लास। मेरे क्लास में 10 लड़कियां हैं। आप वहां का प्रयोग देयर के साथ आप यहाँ नहीं कर रहे हैं, ऐसे सेंटेंसों में होता है। अगला देखिए दिया है, नेक्स्ट दिया है सर्दी गर्मी वर्षा तथा समय प्रकट करने के लिए इट का प्रयोग होता है। मतलब सर्दी गर्मी वर्षा दिन समय दे वो सीजन का नाम दे दे तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? इट का प्रयोग करके सेंटेंस का जो है आप निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हम बनाए गर्मी के लिए, तो लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर इट इज वेरी हॉट टुडे। इट इज वेरी हॉट टुडे। जब इसका हिंदी बनाएंगे तो कहेंगे आज बहुत गर्मी है। अब देखिए इट का प्रयोग क्या कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? जो है गर्मी के लिए, हार्ट का प्रयोग करके। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस अगर आपको कुछ दिन बताना रहे, लिखेंगे इट इज मंडे टुडे। अब कोई पूछेगा आपसे कि यहाँ पर इट का प्रयोग आपने किसके लिए किया है, तो आपने क्या बताएंगे? मंडे के लिए, मतलब दिन के लिए आप जो है मंडे का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं? इसको जो है बता दे रहे हैं, समय बता दे रहे हैं। इट इज 7 o'clock, इट इज 5 o'clock। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस आप बनाएंगे, समय बताने के लिए बताएंगे। जैसे एक सेंटेंस बनाएंगे एग्जाम्पल के तौर पर,
कहेंगे कि इट इज 5 o'clock इन द क्लॉक, मतलब इट इज 5 o'clock इन द क्लॉक, घड़ी में 5 बजे हैं या घड़ी में 5 बज रहे हैं, तो इसलिए इट का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, इसलिए लिखा है कि इट के प्रयोग वाक्य में टू बी का क्रिया के रूप में इज एम आर वाज वेयर विल बी शैल बी होने चाहिए। तो यहाँ पर विल बी शैल बी होने चाहिए। इज एम आर अगर आप इट लगा रहे हैं तो उसके साथ इज एम आर वाज वेयर विल बी शैल बी जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो होनी चाहिए। तो मैंने देखिए यहाँ पर इज का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर बना ले रहा है कि इज का जो है आप हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग करके क्या करते हैं, उसको आप बना लेते हैं। अब अगला देखिए दिया है, अगला है फिफ्थ था, 6 है, लिखा है जोर प्रभाव के लिए इट वाज यू, इट इज ही, इट इज इट वाज आई आदि संरचनाओं का प्रयोग होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में जोर देके आपको बात करनी का है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लिखा है इट वाज यू। अब इट वाज यू, वह तुम ही थे। अब वह तुम ही थे मतलब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से क्या कर रहा है, जोर दे के बात कर रहा है या उसके बारे में जोर दे के बात बोल रहा है कि वहां या वहां जो थे क्या थे, तुम ही थे या वह तुम ही थे। तो यहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं, वाज का प्रयोग करके जोर दे के क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर ले रहे हैं। या इट वाज ही या इट वाज आई, मतलब वाज का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को एक तो आप जो है वाज का प्रयोग कर देते तो कौन सा सेंटेंस हो जाता है, वो जो हो जाता है पास्ट का टेंस। कैसा टेंस होता है, पास्ट का टेंस। और जब कोई व्यक्ति प्रेजेंट में बात कर रहा है पास्ट के बारे में, इट वाज यू, वो तुम ही थे। तो यहाँ पर जो है तुम ही के लिए जो है क्या कर रहे हैं, जोर देके वाज का प्रयोग करके इट का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, हम जो है सेंटेंस को बना लेते हैं। अगला देखिए दिया है, इट का प्रयोग हो गया। अगला देखिए दिया है, लिखा है इट मेड ऑफ या इज मेड ऑफ फ्रॉम, इज मेड ऑफ या इज मेड फ्रॉम, ये दो सेंटेंस है। लिखा है इज मेड ऑफ का प्रयोग उस समय होता है जब किसी वस्तु से दूसरी वस्तु बने। मतलब इज मेड ऑफ का प्रयोग आप कब करेंगे, जब कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण हो, बने हो और में उस पदार्थ को देखा जा सके, और उस पदार्थ को क्या किया जा सके, देखा जा सके, जिससे वह वस्तु बनी है। जैसे कुर्सी लकड़ी से बनी है, अब कुर्सी लकड़ी से बनी है, जब कुर्सी लकड़ी से बनी है मतलब आप कुर्सी को भी देख रहे हैं और जिस लकड़ी के द्वारा बनी है तो आप क्या कर रहे हैं, लकड़ी को भी देख ले रहे हैं। कुर्सी बनने के बाद उसमें लकड़ी दिखाई पड़ती है, वही बोल रहा है कि जब कुर्सी बनी है तो आप जो क्या करेंगे, उसमें लकड़ी जो है वो दिखाई देती है। इस तरह से सेंटेंस का आप जो है बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है अगर बनाना पड़ेगा आपको, एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। मतलब यह कुर्सी लकड़ी की बनी है। अब लकड़ी की बनी मैंने बताया, वो लिखा है इसमें पढ़ा आपने कि इसका प्रयोग जब है ऐसी चीजों के लिए करते हैं जो चीजें बनी हो और दिख भी रही हो। तो ये आप जैसे मानेंगे चेयर कैसे बनी है, तो आप बताएंगे चेयर किससे बनी है, ऊंट से बनी है। और जब आप देख रहे हैं कि ऊंट से बनी है मतलब उसको आप चेयर को क्या कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो इसलिए जो है किसका प्रयोग कर रहे हैं, ऊंट का प्रयोग करके चेयर के साथ क्या करते हैं आप जो है इसका प्रयोग कर लेते हैं। और जब उसका हिंदी बनाए कहेंगे कुर्सी जो है वो लकड़ी की बनी है। इस तरह से आप प्रयोग करके सेंटेंस को बना लेते हैं। ये हो जाएगा मेड ऑफ का प्रयोग, और मेड ऑफ का प्रयोग करके जो सेंटेंस को बना के आपने जो है इसको निर्माण कर लिया। अब अगला है इज मेड फ्रॉम। इज मेड फ्रॉम है, यहां लिख सकते हैं। अगला है इज मेड फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग आप जानते हैं से होता है, इसका मतलब का प्रयोग उस समय होता है जब बनी हुई वस्तु से में वो पदार्थ दिखाई न पड़े। मतलब इज फ्रॉम, जैसे जब इज फ्रॉम आप इज मेड ऑफ का प्रयोग कर रहे थे तो जो वस्तु थी जिससे बनी थी वो और जो वस्तु बनी थी वो दोनों वस्तु क्या कर रही थी, दिखाई दे रही थी। जैसे लकड़ी से बनी थी तो लकड़ी भी दिख रही थी और जो वस्तु बनी थी चेयर वो भी क्या कर रहा था, दिख रहा था। लेकिन इज मेड फ्रॉम में ऐसा नहीं है। इज मेड फ्रॉम में क्या होता है कि जो बनी हुई वस्तु में वो पदार्थ दिखाई नहीं पड़ता है। मतलब वस्तु तो बनती है लेकिन
लेकिन उस वस्तु किसके द्वारा बनी है वो नहीं दिखाई देगा। वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन उस वस्तु का निर्माण किसके द्वारा हुआ है ये चीज आप उसमें नहीं देख पाएंगे जिससे वो वस्तु बनाई गई है। जैसे आप बनाते हैं पनीर दूध से बनता है, जैसे आप सेंटेंस एक बनाते हैं कि चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं यहाँ पे चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब एक सेंटेंस हमने बनाया चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क, जो पनीर है वो चीनी से बना है, वो जो पनीर है वो दूध से बना है। अब सॉरी गलती से हो गया, यहाँ पर मिल्क है, चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क, जो पनीर है वो किससे बनी है, वो दूध से बनी है। तो ये आपने लिखा भी है कि वो वस्तु बनाई गई है और वो दिखाई नहीं पड़ रही है, मतलब चीज का निर्माण हो गया है और किससे हुआ है, मिल्क से हुआ है। मतलब चीज जो है वो किससे बनी है, मिल्क से बनी है। लेकिन जब चीज का निर्माण हो जाता है उस समय आप जो है मिल्क को देख नहीं पाते हैं, केवल आप ये बता सकते हैं कि इस पनीर का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, मिल्क से हुआ है। तो ऐसे ही कह रहा है कि ऐसी चीजें जो दिख रही हैं लेकिन जिसके द्वारा वो चीजों का निर्माण वो न दिख रहा हो, उसके साथ आप किसका प्रयोग करते हैं, मेड फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। या और एक चीज और आप जानते हैं, फ्रॉम का प्रयोग जो है से के लिए होता है, और से का एक और आपको बताया गया था, इस से में अब से का प्रयोग तब करते हैं जब आपसे कोई चीज दूर जाए, जब कोई वस्तु या आप कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से दूर जाता है तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से नजदीक आता है तो उसके लिए जो है आप टू का प्रयोग करते हैं, और दोनों का मतलब क्या होता है, से होता है। तो मिल्क के द्वारा जो है वो क्या किया बनी है और वहां पर उसका निर्माण करके, किंतु को वो जो है दूध स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है। और वो सही बात है, जब आप चीज का निर्माण कर लेते हैं तो स्पष्ट तौर पे दूध तो दिखता नहीं है, आप ये तो जान रहे हैं कि वो दूध से बना है लेकिन दूध उसमें दिख नहीं रहा है, इसलिए आप मेड फ्रॉम का प्रयोग करके जो है सेंटेंस का जो है हम निर्माण कर लेते हैं। ये जो आज आप लोग को हाउ मेनी, हाउ मच, देयर, इट का प्रयोग आपको समझाया गया, कैसे हाउ मच, हाउ मेनी का मैं बताया आपसे किसी व्यक्ति की को गिनना रहे। हाउ मच का प्रयोग किसी वस्तु की या किसी पदार्थ की मात्रा बताने रहे। जैसे मान लीजिए आप मिल्क का ही प्रयोग कर लीजिए, 5 लीटर मिल्क, तो लीटर क्या है, वो उसकी मात्रा बता रहा है। देयर का प्रयोग अब मैंने बताया आपको, इट का प्रयोग बताया। इट का प्रयोग जो है आप इट इज मंडे, इट इज थर्सडे, इस तरह से प्रयोग करके क्या करें, सेंटेंस का आप जो है निर्माण करते हैं। ये आज आप लोग को हाउ मेनी, हाउ मच, देयर, इट का प्रयोग करने का आपको तरीका बताया गया, कैसे आप इसका प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको एक्सप्लेनेशन एंड विशेष के बारे में समझाया जाएगा। एक्सप्लेनेशन और विशेष क्या होती है, कैसे एक्सप्लेनेशन और विशेष का प्रयोग करके आप सेंटेंस का निर्माण करेंगे, कैसे उसको बनाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको इसके बारे में समझाया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैं टॉपिक आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वे आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।